हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक स्पेशल जो आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट भी है और दिन प्रतिदिन की घटनाओं में आप देखते भी हो, उसका अनुभव भी करते हो। तो ठीक है, हम बात करते हैं नए टॉपिक की। तो हो जाइए रेडी और फ्रेश एनर्जी के साथ में कुछ सीखने के लिए आप तैयार रहिए और हम आपको सिखाने के लिए हमेशा तैयार है। तो ठीक है दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो हम बात करना चाहेंगे आज तापमान की, यानी तापमान कौन सा, वायुमंडल के तापमान में। तो वायुमंडल का जो तापमान होता है, जो आप महसूस करते हो, उसमें दिन प्रतिदिन घटनाओं में जो परिवर्तन होता रहता है, वो सभी क्या होता है, वो वायुमंडल में पाए जाने वाले तापमान के आधार पर होता है। अभी जो तापमान है वो कहां से आता है? तापमान आपका सूर्य के विकिरण द्वारा आता है, लेकिन जो सूर्य के विकिरण के द्वारा जो आपके सनराइज धरातल पे आती है, तो डायरेक्ट उससे तापमान, उससे आपको वायुमंडल गर्म नहीं होता है। वो होता है, कहते हैं आपके जब धरातल गर्म हो जाता है और दीर्घ तरंग या पार्थिव विकिरण के द्वारा जब तरंग आपके वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो उन दोनों के सामंजस्य से क्या होता है, आपके वायुमंडल का गर्म या ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि सूर्य ताप ज्यादा है और धरातल से विकिरण हो रहा है और धरातल के वायुमंडल में जल वाष्प, धूल के कण या गैस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, देन आपका वहां पर टेम्परेचर ज्यादा पाया जाएगा। तो हम बात करेंगे आज टॉपिक की तापमान। तो तापमान को हम देखते हैं, तापमान टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर का वायुमंडल का टेम्परेचर, ये हो गया आपका टेम्परेचर। तो हम पहले ही सीखना चाहेंगे कि जो टेम्परेचर होता है इसकी परिभाषा के रूप में हम इसको कहेंगे। टेम्परेचर को परिभाषा में जो वायुमंडल में पाई जाती है, परिभाषा में हम ये कह सकते हैं, सामान्य रूप से क्या कह सकते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित, आपने वायुमंडल का चैप्टर पढ़ा ही था, उपस्थित गैस, धूल के कण एवं जलवाष्प में उपस्थित ताप की मात्रा, को हम क्या कहते हैं, ताप की मात्रा को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। तो सामान्य रूप से आपको ये समझना है कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित गैस, धूल के कण, जलवाष्प में उपस्थित या पाए जाने वाली ताप की मात्रा। अब ये ताप की मात्रा यानी क्या हो गया, ताप क्या हो गया, ताप एक तरीके से आपकी हो गई आपके ऊष्मा, और ये जो ऊष्मा होगी इसको हम क्या कहेंगे, ऊष्मा क्या है, ऊष्मा एक ऊर्जा की मात्रा कह सकते हैं, ऊर्जा की मात्रा कह सकते हैं ऊर्जा को। तो सामान्य रूप से आपको हमेशा याद होना चाहिए कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित गैस, धूल के कण, जलवाष्प में उपस्थित ताप की मात्रा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि धरातल से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान कम होने लग जाता है, और जब वापस नीचे आते हैं तापमान ज्यादा होने लग जाता है। तो इसका सामान्य से क्या था, वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कण, जलवाष्प, गैस की मात्रा का जो संघटन होता है वो आपके वायुमंडल के सौमंडल में ज्यादा पाया जाता है, उससे ऊपर जाने पर कम हो जाता है। तो यही क्या हुआ, तापमान। अब टेम्परेचर हम सामान्यतः आपको मालूम होना चाहिए, जो टेम्परेचर होता है उसको जो इकाई होती है, उसकी यूनिट होती है, वो कौन कौन सी होती है। देखिए, एक तो होता है आपका सेंटीग्रेड में होता है, एक आपका फ़ारेनहाइट में होता है, एक आपका केल्विन में होता है। तो सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। और कई बार आप देखते हो कि साधारण थर्मामीटर का भी नाम आपने सुना होगा, जो क्या करता है, वो बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेजरमेंट करता है। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी आपकी फ़ारेनहाइट की वैल्यू डिनोट की जाती है। और जो समुद्र का जो केवल तापमान मेजरमेंट करते हैं वो सामान्यतः केवल केल्विन में करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब आपके जो पानी होता है या जल होता है उसको जमने के लिए और उबालने के लिए, यानी कि किस पॉइंट पे तो वो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा और किस पॉइंट पे वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, तो वो भी आपको सामान्य रूप से तापमान के आधार पर मालूम होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि यदि आपका सेंटीग्रेड में तापमान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पे तो क्या हो जाएगा, आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका जल जम जाएगा, यानी बर्फ के रूप में बन जाएगा। और 100 डिग्री पे क्या हो, 100 डिग्री पर ये जल आपका उबलना स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रकार से वैल्यू आपकी फ़ारेनहाइट में देखें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है
और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू है। और केल्विन में देखें तो हम 273 केल्विन और 373 केल्विन। तो इन तीनों वैल्यू को आपको समझना है और आपको याद भी रखना है। केवल सामान्य एग्जाम में केवल पूछा गया कि कितने डिग्री पर आपका बर्फ बन जाता है जल, या कितने डिग्री पर आप पानी को गर्म करते हो उसमें उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो थी सामान्य जनरल बात। और इसी को हम देखते हैं कि जो आपके वायुमंडल में जो हमने कहा टेम्परेचर की बात करें, थोड़ा उसको हम समझते हैं कि किस प्रकार से वायुमंडल में टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसके कुछ कारक होते हैं, देखते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कि जो वायुमंडल में जो टेम्परेचर होगा उसकी हम बात करना चाहेंगे कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को आपको मालूम होना चाहिए, और जो प्रकाश आपका धरातल पे आता है, धरातल। तो ये जो सूर्य का जो प्रकाश आएगा आपका, इसको तुम क्या कहेंगे, सामान्य आपको बिल्कुल मालूम है, हमने पहली क्लास में पढ़ा भी था जब आपने वायुमंडल का चैप्टर पढ़ा था या सूर्य ताप का चैप्टर पढ़ा था। तो इसको तो हम क्या कहेंगे, लघु तरंग, लघु तरंग, शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव। और जब धरातल गर्म हो जाता है, यानी सूर्य का जब विकिरण के रूप में धरातल पर गर्म हो जाता है, या लघु तरंग से गर्म हो जाता है, तो धरातल पे क्या होता है, धरातल को हमने माना कहीं पर यहाँ पे जल है और कहीं पर स्थल, दोनों को हमने इसमें मान लिया। और जब ये गर्म होने के पश्चात, धरातल गर्म होने के पास क्या होता है, विकिरण छोड़ता है, विकिरण छोड़ता है। ये आपकी विकिरण कहाँ जाएगी, आपके वायुमंडल में। तो जो विकिरण होगी, जो ये विकिरण होगी, उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे दीर्घ या पार्थिव विकिरण कहेंगे, जिसको हम क्या कह सकते हैं, लॉन्ग टेरेस्टेरियल। अब देखिए समझने वाली जो बात है, और जो आपको जो वायुमंडल जो चैप्टर है उसको समझना बिल्कुल आसान है। आप यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिए कि जैसे सूर्य की मात्रा यानी विकिरण यानी लघु तरंगों के रूप में धरातल पर आता है, और आने के पश्चात क्या होता है, जल और स्थल भाग पे जो सूर्य की तरंगों का या सूर्य का जो विकिरण पड़ता है उससे धरातल धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। और एक समय अवधि बाद इतना गर्म हो जाता है कि वो क्या करता है, वो विकिरण छोड़ना स्टार्ट कर देता है। और विकिरण छोड़ना स्टार्ट करने के पश्चात क्या होता है, वो दीर्घ या पार्थिव विकिरण के रूप में छोड़ता है। और ये जो दीर्घ या पार्थिव विकिरण है वो कहाँ जाएगी, वो आपके वायुमंडल में जाएगी। कहाँ जाएगी, वायुमंडल में, वायुमंडल में, वायुमंडल में। अब जो ये वायुमंडल में जाएगी तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जब ये धरातल से गई तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं ग्राउंड रेडिएशन भी कह सकते हैं, ग्राउंड रेडिएशन यानी धरातलीय विकिरण, धरातलीय विकिरण। और जब वापस आपकी वायुमंडल में चले गई तो वायुमंडल में क्या है, आपको पता है कहीं धूल के कण है, कहीं जलवाष्प है, कहीं गैस की मात्रा है, तो उनके आसपास क्या उनकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, दीर्घ पार्थिव जो विकिरण जो ताप होता है वो इनके चारों ओर फैल जाता है। और ये चारों ओर फैलने के कारण क्या होता है, ये वायुमंडल से क्रॉस नहीं कर पाती और वापस क्या धरातल की ओर आना स्टार्ट कर देती है, इसकी कुछ मात्रा वापस धरातल की ओर आना स्टार्ट कर देती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रतिलोम, प्रतिलोम विकिरण, विकिरण भी कह सकते हैं, प्रतिलोम विकिरण भी कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, काउंटर रेडिएशन, या इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आकाशीय प्रतिलोम या आकाशीय विकिरण, आकाशीय विकिरण, जिसको क्या कह सकते हैं, स्काई रेडिएशन, स्काई रेडिएशन। तो ये तो थी आपकी की जो शॉर्ट वेव्स आई, लॉन्ग वेव्स गई, वायुमंडल में गई, वायुमंडल को गर्म किया, वापस धरातल की ओर आई, तो हम क्या कह सकते हैं कि सूर्य का जो विकिरण है लघु तरंग धरातल पर आई,
धरातल से आपके वायुमंडल में गई और वायुमंडल में से कुछ मात्रा आपके वापस धरातल में आ गई, यानी इस प्रकार ये रोटेशन आपका चल रहा है। लेकिन जब ये आपका धरातल गर्म हो जाता है तो हम ये एक बात कहना चाहेंगे, जब वायुमंडल गर्म या ठंडा होता है तो उसके पीछे कुछ कारक जो कौन कौन से होते हैं जिसके कारण इसमें ऊष्मा का प्रसार हुआ। तो हम ये कहेंगे जब ये आपका वायुमंडल गर्म हो रहा है तो ये वायुमंडल गर्म हो रहा है और ये जो आपका विकिरण आ रहा है, जो आपका विकिरण आ रहा है तो उससे गर्म हो रहा है, जिसको हम यहाँ क्या कहेंगे, और जो ऊपर उठ रही है जो हवा है इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे यहाँ पे, इसको हम कहेंगे संवहन, इसको हम कहेंगे परिचालन, परिचालन। दूसरा जो ये आपकी तरंग ऊपर उठ रही है गर्म होके, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे संवहन, संवहन। ठीक है दोस्तों, तो एक कारक क्या हो गया, एक तो हो गया आपका विकिरण, एक हो गया आपका परिचालन, एक हो गया संवहन। अब जब संवहन होता है तो संवहन होने के कारण क्या होता है, ये गर्म होकर ऊपर उठेगी और ऊपर उठने के कारण वायु क्या हल्की होकर फैलना स्टार्ट कर देती है, तापमान कम हो जाता है, ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी। तो ये जो ऊपर गई तो आयतन में क्या हो, वायु के आयतन में प्रति वायु के तापमान में आयतन में जो परिवर्तन होता है, यानी वायु ऊपर जाती है नीचे आती है, तो ऊपर जाने से और नीचे आने से क्या होता है, वायु फैलती है और सिकुड़ती है। उसके आयतन में क्या होता है, कभी विस्तार होता है और कभी संकुचन होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, ऊपर जाने पर तापमान कम हो जाता है, नीचे जाने पर तापमान बढ़ जाता है। तो इसको हम सामान्य से एक टेक्निकल वर्ड्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, आपके इस टेक्निकल वर्ड को लिखते हैं, इसको कहते हैं एडियाबेटिक, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको क्लियर करते हैं कि सामान्य रूप से आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल को ठंडा या गर्म करने के पीछे कौन कौन से कारक होते हैं, या वायुमंडल को ठंडा या गर्म करने के लिए ऊष्मा का प्रसार कैसे होता है। तो दोनों चीज, अब जो कारक होंगे वो क्या हो जाएगा, एक तो प्रत्यक्ष सूर्य का विकिरण हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा आपका परिचालन हो जाएगा, परिचालन के द्वारा वायुमंडल क्या होता है, गर्म या ठंडा हो रहा है। नंबर 3 आपका संवहन हो जाएगा, संवहन यानी जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शनल, उसके द्वारा भी आपको वायुमंडल गर्म होता है। तीसरा हो जाएगा आपके एडियाबेटिक, ये विकिरण हो जाएगा, देख पार्थिव विकिरण जिसको हमने कहा, वो आपके नंबर 4 पे हो जाएगा। और नंबर 5 हो जाएगा आपका एडियाबेटिक परिवर्तन रेट या एडियाबेटिक चेंज हो जाएगा। तो इनके आधार पर हम आपको बताएंगे कि वायुमंडल गर्म या ठंडा कैसे होता है, विस्तार से हम समझते हैं इसे। तो दोस्तों मैं इस वायुमंडल के गर्म या ठंडे को एक एग्जांपल के द्वारा भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने कभी देखा कि एक गर्म गैस के ऊपर आपने एक लोहे की छड़ ली और उस छड़ को आपने उस गैस के ऊपर रखा, तो गैस तो क्या हो गई, जो आपकी जो गैस की जो फायर थी, वो आग थी, वो तो क्या, उसको मान ले कि उसको तो हम कहते हैं सूर्य एक तरीके से या विकिरण के रूप में वो विकिरण कर रहा है। अब जैसे ही आपने जो एक छड़ रखी है आपने, तो छड़ क्या हुआ, धीरे धीरे गर्म हो रही है, तो धीरे धीरे गर्म हो रही है, तो इसमें क्या होगा, इसमें धीरे धीरे आपका ऊष्मा का प्रसार होगा, और ऊष्मा का प्रसार होने से ऊष्मा का स्थानांतरण भी होगा। तो ये ऊष्मा का प्रसार और स्थानांतरण होने से धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी, धीरे धीरे इसमें तापमान की मात्रा बढ़ जाएगी, और तापमान की मात्रा बढ़ने पे क्या हो जाएगा, इसमें संवहन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसकी जो गैस थी, इसकी जो गर्माहट थी, वो धीरे धीरे वायुमंडल में जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या हो, वायुमंडल में की जो गैस थी उसको तो हमने विकिरण कहा, जब आपने छड़ रखा और इसमें जो आपके कणों में जो प्रसार हुआ ऊष्मा का, उसको तो हमने क्या कह दिया, उसको हमने कह दिया परिचालन कह दिया। और जब ये गर्म होकर जब धरातल से या गर्म होकर वायुमंडल में जाने लगा इसकी गैस की मात्रा, उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने संवहन कह दिया, यानी कन्वेक्शनल कह दिया। और जब ये ऊपर गैस के रूप में गई, जो हवा थी वो उसके आयतन के अनुसार ठंडी या गर्म होने के कारण तापमान को कम या ज्यादा किया, तो उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने एडियाबेटिक रेट या एडियाबेटिक परिवर्तन कह दिया। तो इस तो आपने इस उदाहरण के द्वारा देखा, और हम ये भी देखना चाहेंगे कि जो वायुमंडल में ऊष्मा का प्रसार है वो भी आपने भी देखा था, किस प्रकार से धरातल से वायुमंडल से और वायुमंडल से धरातल पर जो आपका रेडिएशन होता है किस प्रकार से नीचे आता है, वापस ऊपर धरातल के वायुमंडल में जाता है, यानी तापमान गर्म या ठंडा होने लग जाता है आपके वायुमंडल का। तो हम इस फैक्टर की बात करते हैं कि वायुमंडल का जो गर्म या ठंडा होता है उसमें कौन कौन से फैक्टर है जो उसके लिए उत्तरदायित्व है कि वो वायुमंडल के तापमान को कभी गर्म या कभी ठंडा करेंगे। तो हम पहली बात करना चाहेंगे प्रत्यक्ष सूर्यताप की। एक नंबर 1 करेंगे प्रत्यक्ष सूर्यताप से, प्रत्यक्ष सूर्यताप से वायुमंडल
का गर्म होना का गर्म होना। तो आपने पढ़ा था कि जब सूर्य ताप से सूर्य से जो आपकी विकिरण आती है तो वायुमंडल में आने से पहले एल्बिडो के रूप में 35% तो ऊपर चले जाती है और उसमें से पड़ता है 65%। अब 65% में हमने बताया था कि 14% आपका अवशोषण हो जाता है वायुमंडल में, अवशोषण। और ये अवशोषण कौन करता है? जैसे आपके धूल के कण या जलवाष्प हो गई या आपका ओजोन हो गई या धूल कण हो गए, धूल कण हो गए। तो ये क्या करते हैं? ये ऑब्जर्व कर लेते हैं और इसमें से क्या केवल 7% ही क्या आपके धरातल के निचले भाग में 2 फीट की ऊंचाई तक इनका फैलाव पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके द्वारा सामान्यतः धरातल ज्यादा गर्म नहीं होता है और इसी कारण से हमने इसको ज्यादा महत्वपूर्ण कारक नहीं माना है। तो नंबर 2 हम बात करेंगे आपके परिचालन की बात करेंगे। दूसरा फैक्टर आपकी क्या जाएगा? दूसरा फैक्टर हो जाएगा आपका परिचालन। ये केवल एग्जाम में पूछा भी जाता है इसके बारे में, तो दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से समझना। परिचालन, और परिचालन को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन। कंडक्शन। देखिए परिचालन क्या होता है पहले समझते हैं कि परिचालन होता है कि दो असमान पिंड, यानी एक गर्म है और एक ठंडा है, इन दो असमान पिंडों में ऊर्जा का गमन और स्थानांतरण इस प्रकार से होता रहता है कि दोनों एक साम्य अवस्था में नहीं आ जाए। यानी कि गर्म ऊर्जा का स्थानांतरण ठंडी पदार्थ में होगा और ठंडे का गर्म में होगा। यानी कि ऊर्जा क्या होगा? गमन हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है एक दूसरे में, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि दोनों पिंड एक समान अवस्था में एक समान तापमान में आ जाते हैं और उसके द्वारा वायुमंडल गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जो परिचालन हुआ, ये परिचालन मुख्यतः क्या है? वायुमंडल की वायुमंडल को गर्म करने की गौण प्रक्रिया है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, दिया जाता है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल को गर्म करने की गौण प्रक्रिया है। एक दिया जाता है आपको परिचालन दिया जाता है, एक आपको दिया जाता है संवहन दिया जाता है, एक आपको दिया जाता है दीर्घ पार्थिव विकिरण दिया जाता है, एक आपको दिया जाता है एडियाबैटिक रेट। तो उन चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना होता है। तो उनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? परिचालन। परिचालन के द्वारा क्या होता है? वायुमंडल को गर्म करने की गौण प्रक्रिया माना जाता है। धरातल गर्म तो होता है लेकिन इतना गर्म नहीं होता जितना कि होना चाहिए। और इसमें क्या कहेंगे? यानी ये आपका ए पिंड है और ये आपका बी पिंड है, ये आपका गर्म है और ये आपका ठंडा है, यानी दोनों असमान पिंड। अब इसमें क्या होगा? इसमें आपका धीरे धीरे ऊष्मा का गमन हो रहा है और गमन होने के साथ साथ क्या होता है? इसका स्थानांतरण भी हो रहा है और इसी का धीरे धीरे क्या होता है? इसके साथ भी स्थानांतरण या गमन हो रहा है एक दूसरे की ओर। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये इसको अपने गर्म के द्वारा और अधिक गर्म करना चाहेगा और धीरे धीरे क्या करेगा? ये इसकी विशेषता को या इसके गर्माहट को महसूस करेगा। इट मींस अब लास्ट में क्या हो जाएगा? लास्ट में दोनों का तापमान समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया कहां पाई जाती है? ये प्रक्रिया आपके धरातल पे पाई जाती है, धरातल पे पाई जाती है। जैसे आपका विकिरण लघु तरंग आता है तो धरातल धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे आपके इस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया क्या है? इस प्रक्रिया में क्या होता है? जो आपका परिचालन होता है वो सामान्यतः क्या होता है? ज्यादा ऊंचाई तक नहीं हो पाता है, ज्यादा ऊंचाई तक नहीं हो पाता है और केवल इसके पास में आने वाली जो वायु होती है वो इसके संपर्क में आने से क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, संपर्क से गर्म हो जाती है। लेकिन ये वायु ज्यादा ऊंचाई तक वायुमंडल को गर्म नहीं कर पाती है क्योंकि वायु आपके तापमान वायु ऊष्मा की ज्यादा सुचालक नहीं होती है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि परिचालन क्या है? परिचालन वायुमंडल को गर्म करने की गौण प्रक्रिया है और दो असमान पिंडों में जो ऊष्मा का प्रसार होता है उसी से आपका धरातल धीरे धीरे गर्म होता है और ये धरातल ज्यादा ऊंचाई तक इस परिचालन के द्वारा वायुमंडल को गर्म नहीं कर पाता है। तो ये एक फैक्टर है जो आपके वायुमंडल को गर्म या ठंडा करता है। तो नेक्स्ट, तो अगला नंबर 3 पॉइंट है आपका, नंबर 3 पॉइंट हो गया आपका संवहन, जिसे हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शनल।
कन्वेक्शन संवहन। लेकिन दोस्तों ये क्या होता है संवहन, अभी आपने बताया, अभी हमने आपको बताया था एक उदाहरण के द्वारा कि छड़ गर्म हो गई और गर्म होने के पश्चात उससे जो वाष्प निकली या उससे जो ऊष्मा निकली वो आपके वायुमंडल में गमन कर रही है। लेकिन वायुमंडल में गर्म कर रही है तो क्या लंबवत रूप से तो जा रही है, धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, और धीरे धीरे ऊपर उठ रही है लंबवत रूप से धरातल से, और उसी को हमने क्या कह दिया, उसी को हमने कन्वेक्शन कह दिया। अब कन्वेक्शन देखिए ये मुख्यतः ये क्रिया क्या कहाँ होती है, ये क्रिया मुख्यतः सौरमंडल में होती है, सौरमंडल में। और इसी कारण से हम सौरमंडल को क्या कहते हैं, इसी कारण सौरमंडल को हम क्या कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं। और ये क्या होती है, ये एक लंबवत रूप से उठी ऊष्मा, लंबवत रूप से उठी ऊष्मा, ये इस तरीके से। और ये मुख्यतः कहाँ, ये आपके मुख्यतः गैस या द्रव पदार्थों में ज्यादा होती है। यानी कि क्या का संवहन, कि जैसे आपका धरातल गर्म हो जाता है, धरातल गर्म यानी जो आपका जल सागर और आपका स्थल जब ये गर्म हो जाते हैं तो गर्म होने के पश्चात क्या होता है, कुछ आपके लंबवत रूप से गैसीय अवस्था में ऊष्मा का प्रसार करते हैं, और ये जो प्रसार हुआ इसी को हमने क्या कह दिया, संवहन कह दिया। अब संवहन क्या होता है, संवहन जैसे जैसे आपके ऊपर जाती है, यहाँ से उठ के तरंगे, तो वो क्या करेगी, वो आपके वायुमंडल को गर्म करना शुरू कर देती है। तो आपसे पूछा जाए संवहन क्या होता है, संवहन क्या हो गया, लंबवत रूप से गैसीय अवस्था में या ऊष्मा के रूप में वायु का ऊपर उठना आपका संवहन हो गया। तो हमने क्या कहा कि संवहन के द्वारा वायुमंडल धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि संवहन की क्या विशेषता है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके ऊपर पूछा जाता है कि सौरमंडल या संवहन मंडल। तो संवहन मंडल यानी जैसे धरातल में तापमान के कारण धरातल गर्म हुआ, गर्म होने के पश्चात जो ऊष्मा का प्रसार हुआ लंबवत रूप से, उसी को हमने क्या कह दिया, संवहन कह दिया। अगला हम पढ़ेंगे नंबर 4 पॉइंट आपका दीर्घ पार्थिव विकिरण के द्वारा वायुमंडल कैसे गर्म होता है। नंबर 4 है आपका दीर्घ पार्थिव विकिरण से धरातल से वायुमंडल गर्म व ठंडा होना। देखिए सबसे पहले आपको होना चाहिए दीर्घ पार्थिव विकिरण क्या होती है, और दीर्घ पार्थिव विकिरण के साथ साथ लघु तरंग भी होती है। और ये सब कुछ क्या होता है, सब कुछ सूर्य के द्वारा ही होता है, और सूर्य का जो लघु तरंग वो धरातल पे आता है। धरातल पर आने के पश्चात वही क्या हो जाता है, वही विकिरण छोड़ना स्टार्ट कर देता है, और वो विकिरण वायुमंडल में जा रहा है, और जो विकिरण हुआ उसको हमने क्या कह दिया, दीर्घ पार्थिव विकिरण भी कह दिया, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कह दिया। और ये भी पता होना चाहिए कि जो भाग ज्यादा बड़ा होता है और जितनी विकिरण होती है तो उसकी तो क्या होती है, उसकी विकिरण बड़ी होती है, और जो भाग लगातार ऊर्जा दे रहा है तो उसकी तरंगे क्या होती है, छोटी होती है, उसका आयतन छोटा होता है। तो ठीक है, तो हम बात करना चाहेंगे दीर्घ पार्थिव विकिरण। तो दीर्घ पार्थिव विकिरण क्या है, मुख्य कारक जिसके द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि वायुमंडल में जो गैस होती है कि आपकी लघु तरंग आई, लघु तरंग जो आपकी सूर्य से, और जब वापस जा रही है तो वायुमंडल में जा रही है, तो वायुमंडल की सघनता, हमने कहा था वायुमंडल की सघनता भी पाई जाती है, और वायुमंडल की सघनता में क्या था, आपके गैस, धूलकण, जलवाष्प,
जल वाष्प। तो जब ये विकिरण हो रहा है तो ये जो ऊपर जा रहा है तो उसको हमने क्या कहते हैं, दीर्घ पार्थिव विकिरण का। और ये क्या करता है, ये ऊपर जाने पर गैस धूलकण जल वाष्प में उपस्थित होकर वहां के तापमान को बढ़ा देता है। और तापमान को बढ़ाने के पश्चात क्या होता है, ये जो विकिरण है वो आपके वापस धरातल की ओर आना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण आपका जो वायुमंडल है वो आपका गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि वायुमंडल को हम क्या कहते हैं, कांच की एक खिड़की भी कह सकते हैं। यानी कि सूर्य की किरणें तो आती तो है, लेकिन जब जाती है तो वापस पारदर्शी होकर लौट नहीं पाती, और वो क्या करती है, वापस वायुमंडल को या उस एरिया को गर्म करना स्टार्ट हो जाती है। और इसी के आधार पर हमने कहा था ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात की। तो वो क्या होता है, वो एक तरीके से यही होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और आपको पता है गैस धूल में तो यहाँ पे CO2 भी पाई जाती है, और CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण और यहाँ पे ये विकिरण अधिक हो जाने के कारण यहाँ का तापमान क्या होता है, यहाँ का तापमान ज्यादा हो जाता है। और ज्यादा होने के पश्चात वापस वायुमंडल की ओर नीचे आने लगता है। तो क्या करता है, धरातल के पास के और वायुमंडल को भी गर्म करने लग जाता है। तो हमने क्या कहा कि सूर्य की लघु तरंगें धरातल पर आने के पश्चात, धरातल को गर्म करने के पश्चात विकिरण होती है, दीर्घ पार्थिव विकिरण जिसको हमने नाम कहा, वो वायुमंडल में गैस धूल के कण जलवाष्प में जाकर वापस धरातल की ओर गमन करती है, और ये धरातल की ओर गर्म करती है, वापस वायुमंडल में जाती है। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है, और उसके कारण क्या होता है, उसके कारण आपका वायुमंडल गर्म हो जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम देखते हैं कई बार रेगिस्तानों में क्या होता है, रात्रि का तापमान काफी ठंडा हो जाता है। उसका मुख्य कारण क्या होता है, उसका मुख्य कारण ये होता है कि वहां पर रात्रि में जल वाष्प की मात्रा कम पाए जाने के कारण वहां पे तापमान क्या हो जाता है, ज्यादा ठंडा पड़ जाता है। और कई बार हम क्या कहते हैं, कई बार हम कहते हैं वायुमंडल में जो ऊंचे पर्वत है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऊष्मा की खिड़की भी कहते हैं, क्योंकि वो आगामी विकिरण और जाने वाले विकिरण इन दोनों के लिए क्या होता है, इन दोनों के लिए एक माध्यम का काम करता है। इस कारण से हम उसको क्या कहते हैं, ऊष्मा की खिड़की भी कहते हैं। तो ये था आपका दीर्घ पार्थिव विकिरण, जिसको हमने आपको पहले बताया था कि किस प्रकार से यहाँ से आपके धरातलीय विकिरण होता है, जिसको हमने काउंटर रेडिएशन कहा था। और एक काउंटर रेडिएशन वापस आपके एटमॉस्फेयर में जा रहा है, जिसको हमने क्या कहा था, जिसको हमने स्काई रेडिएशन कहा था या इन्वर्सन रेडिएशन कहा था, और वापस आपके धरातल पे आ जाता है। यानी कि ये जो प्रोसेस चलता रहा उसी के द्वारा क्या हुआ, वायुमंडल आपका मुख्यतः गर्म हुआ। तो मुख्यतः वायुमंडल को गर्म करने के लिए कौन सा मुख्य है, दीर्घ पार्थिव विकिरण। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सूर्य से तो आपकी क्या जो तरंगे आती है, या सूर्य से जो आपको प्रत्यक्ष सूर्य ताप आता है वो तो आता है आपका 51%, और उस 51% के द्वारा वापस वायुमंडल में जाना होता है। तो 51 जब वापस वायुमंडल में जाता है तो उसके द्वारा आपका वायुमंडल गर्म हो जाता है। तो इसको समझते हुए अगला पॉइंट हम देखते हैं कि एडियाबेटिक विधि के द्वारा किस प्रकार वायुमंडल में गर्म और ठंडे का प्रभाव होगा, एडियाबेटिक रेट से। अगला हम बात करना चाहेंगे एडियाबेटिक विधि के द्वारा, एडियाबेटिक परिवर्तन दर। देखिए दोस्तों, जो एडियाबेटिक परिवर्तन दर होता है इसके कारण क्या होता है, इसके कारण वायुमंडल गर्म या ठंडा होता है। तो एडियाबेटिक क्या चीज होती है, एडियाबेटिक सामान्यतः होता है कि वायु का फैलना एवं सिकुड़ना। अभी फैलेगी कब, जब वायु हाइट पर यानी ऊंचाई पर जा रही है, और सिकुड़ेगी कब, जब वायु वापस आपके नीचे की ओर नीचे की ओर आती है। तो वायु का फैलना और सिकुड़ना, यानी वायु के आयतन में क्या हो गया, वायु के आयतन में कभी फैलाव हो गया और कभी सिकुड़ना हो गया, और इसी के द्वारा क्या हो गया, इसी के द्वारा आपके तापमान में परिवर्तन हो जाता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आपको ये भी पता है कि आपने नॉर्मल लैप्स रेट पढ़ी थी, सामान्य तापपतन दर पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु के तापमान में क्या होता है, परिवर्तन, यानी तापमान क्या है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। और हमने कहा था कि नॉर्मल लैप्स रेट जिसमें क्या था कि अगर आप 1000 मीटर पर जा रहे हो तो आपका कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तापमान क्या हो जाता है, तापमान कम हो जाता है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं 1000
फीट पर आपका 3.6 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर कम हो जाता है। ये तो हो गई आपकी नॉर्मल लेफ्ट राइट। अब कभी क्या होता है कि वायु के गर्म होने पर, ये वायु के आयतन पे क्या होता है, वायु के आयतन और तापमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो वो क्या होता है, एडियाबैटिक वृद्धि के द्वारा होता है। और ये जो परिवर्तन होता है दो तरीके से, एक को हम कहते हैं शुष्क एडियाबैटिक परिवर्तन और एक को हम कहते हैं आर्द्र एडियाबैटिक परिवर्तन। अब शुष्क में क्या होता है, आर्द्र में क्या होता है, देखिए असंतृप्त वायु जब ऊंचाई पर जाती है तो उसमें क्या होता है, उसमें 1000 मीटर पर आपका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने लग जाता है। और जैसे ही ऊंचाई पर जाए तापमान कम होने लग जाता है तो अब क्या हो जाता है, तापमान कम हो जाता है। अब देखिए जैसे जैसे ऊंचाई पर वायु का आयतन और तापमान जो परिवर्तन होता है, क्या होता है, 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। इसी कारण क्या होता है, जब वायु हल्की होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठने पर वो क्या करती है, उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाने के कारण उसका तापमान कम हो जाता है और वह ठंडी होने लगती है। तो एक तो ये कारण हो गया। और जब ये वायु वापस नीचे आएगी, जब ये वायु वापस नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा, जब वायु वापस नीचे आएगी तो 1000 मीटर से वो नीचे आ रही है तो 10 डिग्री जो आपका डिग्री सेंटीग्रेड कम था, अब वो क्या हो गया, वो आपका तापमान ज्यादा हो गया, तापमान आपका ज्यादा हो गया। तो उसके कारण क्या हो गया, वायु का आयतन क्या भारी हुई थी, ठंडी हुई थी, आयतन क्या था, नीचे आएगी तो आयतन उसका कम हो जाएगा और आयतन कम हो जाने के कारण क्या हो जाएगी, उसका तापमान भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है, यहाँ पे तापमान घट जाता है। तो हमने क्या कहा कि एडियाबैटिक, शुष्क एडियाबैटिक विधि के द्वारा वायु के आयतन में और तापमान में जो परिवर्तन आता है वो एक कारक होता है वायुमंडल को गर्म या ठंडा करने का। इसी प्रकार से आर्द्र एडियाबैटिक रेट होती है, इसमें क्या होता है, प्रति हजार मीटर पे क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर होता है वो कितना कम हो जाता है, वो आपका 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होना लग जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब संतृप्त वायु यानी संघनन होने के पश्चात ऊपर उठती है तो वायु का तापमान क्या हो जाता है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के द्वारा इन तीनों को अगर हम देखें तो हम देखेंगे ये क्या है, नॉर्मल लैप्स रेट की तुलना में शुष्क एडियाबैटिक रेट ज्यादा होती है और उसी कारण के तापमान में परिवर्तन होता है और वो क्या करती है, वायुमंडल के तापमान को कहीं पर कम ज्यादा करती है। तो ठीक है दोस्तों, इन कारणों के आधार पर हमने आपको बताया कि वायुमंडल किस प्रकार से गर्म और ठंडा होता है।